नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र अंतिम मॉडल प्रश्न पत्र है। इनसे पहले हमने 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। आज सामाजिक विज्ञान का अंतिम मॉडल पेपर है कक्षा 8 के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, बाय वारेन हेस्टिंग्स, से डलहौजी और द है वेलेजली। तो इन चारों ऑप्शनों में से भी सही ऑप्शन नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया था। तो इस ऑप्शन में से यदि हम लेवें चारों ऑप्शनों में से, तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा वारेन हेस्टिंग्स। ये बे ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 2, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। विलय नीति का जो प्रतिपादक गवर्नर जनरल था वह था ऑप्शन नंबर ए में है वारेन हेस्टिंग्स, बे में लॉर्ड हेस्टिंग्स, से लॉर्ड वेलेजली और द है लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा डलहौजी। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए ऑप्शन बहादुर शाह जफर, बे मोहम्मद शाह, से औरंगजेब और दे है शाहजहां। तो अंतिम मुगल बादशाह जो शासक था वह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, जिनकी रंगून जेल में मौत हुई थी। 4 नंबर है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 5वां प्रश्न है, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1823 में या 1817 में या 18 में, 1816 में। चारों ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन होगा 1823। 11 सितंबर 1823 को सिरोही राज्य के शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जो बीते दिन ही था, आज 31 मार्च है, तो राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, कोटा, जैसलमेर या जोधपुर। इन चारों ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन होगा जालोर। 8वां प्रश्न है, सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन इनमें से कौन सा है? ए रेल परिवहन, ब वायु परिवहन, सड़क परिवहन या पाइप परिवहन। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा बे वायु परिवहन। प्रश्न नंबर 9 है, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? कृषि, आर्थिक, विकास या स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा दे स्वास्थ्य से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर राइट होगा ब कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसका सर्वाधिक उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में खाली जगह रियासतें थी। एकीकरण से पहले राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 562 रियासतें थी। अगला है, 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर खाली जगह प्रतिशत पाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 6,86,21,012 राजस्थान की जनसंख्या थी।
अब इसमें पूछा है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% वृद्धि दर दर्ज की गई। अगला है 3 नंबर, जयसमंद झील खाली जगह जिले में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर जिले में है। उदयपुर मुख्यालय से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है नोटा शब्द का अभिप्राय क्या है। नोटा शब्द का अभिप्राय क्या है, NOTA। नोटा शब्द चुनावों से संबंधित है, तो नोटा शब्द का क्या अभिप्राय है। नोटा शब्द का अंग्रेजी में अर्थ तो है नन ऑफ द अबव, और हिंदी में हम लिखेंगे, हिंदी में इस नोटा शब्द का अभिप्राय होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, जैसे आपके विकल्प जो प्रश्न आते हैं उनमें से जैसे होता है कि उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा शब्द का अभिप्राय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5वां प्रश्न है, नगर परिषद के अध्यक्ष को खाली जगह कहते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। पहला है, भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे है। राइट है, हाँ है। दूसरा है, आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये भी राइट है। तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ये मुझे जानकारी नहीं है, आपको यदि जानकारी है तो 12 नंबर लिख करके कमेंट में यस या नो का उत्तर लिखें। अगला प्रश्न है, जून 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया। और 5वां है, बनी ठनी चित्र शैली अलवर की प्रसिद्ध शैली है। तो चौथे में 1859 सही है, और 5वां जो है बनी ठनी चित्र शैली है वो अलवर की प्रसिद्ध शैली नहीं है, ये किशनगढ़ की बनी ठनी शैली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक टेक्सटाइल मिलें हैं। 14वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के नाम बताइए। 1857 की क्रांति के नायकों के नाम, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, और भी आप बेगम हजरत महल, ऐसे आप नाम लिखें। प्रश्न नंबर है 15, घुमतू या झूम खेती किसे कहते हैं। घुमतू या झूम खेती किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की खेती में एक खेत पर केवल एक ही बार एक फसल उगाई जाती है। उसके बाद आदिवासी उस खेत को परती छोड़ करके खेती करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये झूम खेती होती है, जिसे झूम खेती या इसे घुमतू खेती कह सकते हैं। घुमतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की जो पर्वतीय है स्थल, पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट क्या था, प्रश्न नंबर 16। रोलेट एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाल सकती थी। यह कानून सरकार की मनमानेपन का एक मुख्य उदाहरण था। महात्मा गांधी सहित सभी राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के विरुद्ध थे। भारतीय विरोध के बाद भी सरकार ने इसे 10 मार्च 1919 को देश में लागू कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 17, मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों में
आप लिख सकते हैं करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर। दूसरा आप लिख सकते हैं मीरा मंदिर या चार भुजानाथ का मंदिर, मेड़ता सिटी। तीसरा आप लिख सकते हैं ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, और रामदेवरा बाबा रामदेव का मंदिर वो भी लिख सकते हैं, और गोठ मांगलो दद्दी माती माता का जो मंदिर है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताते हुए उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे? तो असफलता के कारण आप बिंदु लगा करके लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं केंद्रीय संगठन का अभाव, केंद्रीय संगठन का अभाव, संगठन का अभाव। क्रांति है वो लगभग सारे देश में हुई, लेकिन प्रत्येक स्थान पर क्रांतिकारी अपनी अपनी योजना के अनुसार ही लड़ते रहे। क्रांतिकारियों में एक योग्य नेता नहीं था जो सबको एकता के सूत्र में बांध सके। दूसरा कारण लिख सकते हैं निश्चित तिथि न होना। कारण नंबर 2, निश्चित तिथि न होना क्रांति की असफलता के कारण। सब निश्चित तिथि न होना, सभी स्थानों पर विद्रोह लगभग तिथियों पर अलग अलग डेट को प्रारंभ हुआ, अलग अलग तिथियां थी। जैसे बहरामपुर में फरवरी में, बैरकपुर में मार्च में, मेरठ में मई महीने में विद्रोह हुआ। यदि सभी स्थानों पर एक ही दिन विद्रोह हुआ होता तो परिणाम कुछ अलग होते। तीसरा है बिंदु लिख सकते हैं स्थानीय रूप, क्रांति का स्थानीय रूप। प्रत्येक स्थान पर विद्रोह का रूप स्थानीय बना रहा। यदि सभी स्थानों के क्रांतिकारी संगठित होकर लड़ते तो उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होती। और 4 नंबर बिंदु हम लिख सकते हैं संचार व्यवस्था, क्योंकि संचार की जो सभी व्यवस्थाएं हैं, डाक है, तार है, वो सभी अंग्रेजों के हाथ में थी। उन्हें विद्रोह की सूचना शीघ्र मिल जाती, जिससे विद्रोह से निपटने की तैयारी पहले ही कर लेते थे। 5 नंबर इंग्लैंड के द्वारा सहायता। और बिंदु लिख सकते हैं सीमित प्रदेश में फैलना, क्रांतिकारियों पर अत्याचार या यातायात के साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार। और 9 नंबर लिख सकते हैं हम अप्रशिक्षित सैनिक, आर्थिक कठिनाइयाँ। ऐसे हम असफलता के कारण लिख सकते हैं। और साथ ही हम उसके परिणाम के बारे में लिखें तो 1857 की क्रांति का परिणाम यह है कि कंपनी का जो शासन है वो अंत हो गया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख परिणाम यह रहा कि 2 अगस्त 1858 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज ने ग्रहण कर लिया था। आगे लिखे हम प्रश्न नंबर ले रहे हैं 19वां प्रश्न है ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखिए। ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखनी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना है वो 1828 में हुई थी। 1828 में ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। आर्थिक नहीं लिखना है। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे, अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के द्वारा और एक नाम है द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक ले रहे हैं अगला। प्रश्न क्रमांक 20, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं इसका उत्तर लिखना है, उसके बाद में कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं? फसल उगाने व पशुपालन की कला या विज्ञान को कृषि कहते हैं।
कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इस क्रिया में फसलें उगाई जाती है। फसलें, फल, सब्जियां, फूल आदि उगाए जाने को कृषि कहते हैं। और पशुपालन भी साथ में किया जाता है। पशुपालन भी कृषि का ही एक अंग है। विश्व में लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर है। और भारत देश की बात करें तो भारत देश में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। अब कृषि का वर्गीकरण हमें 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है निर्वाह कृषि, और दूसरा जो प्रकार है वो लिखेंगे हम वाणिज्यिक कृषि। दूसरा प्रकार होगा वाणिज्यिक कृषि। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि, इस कृषि में किसान जो वस्तुएं उत्पन्न करता है वह उनका उपयोग घर पर ही कर लेता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में भी और प्रकार है, जैसे गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि ये कृषि सीमित भूमि पर अधिक पूंजी या श्रम के उपयोग से की जाती है। इसमें साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि की मुख्य फसल है वो चावल है। उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु में वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। गहन कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। और इसी में निर्वाह कृषि में एक बिंदु लिख सकते हैं, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम का अर्थ है इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। जो स्थानांतरित कृषि है, इस कृषि में वन क्षेत्र का एक छोटा सा क्षेत्र है वो साफ कर लिया जाता है। इसके वृक्षों को काट करके जला दिया जाता है और राख को मिट्टी में मिलाकर इसमें रतालू, मक्का, आलू या कसावा की फसलें बोई जाती है। और ये कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा की जाती है। 2-3 वर्षों में जब भूमि की उर्वरता है वो कम हो जाती है तो इसे छोड़ करके निकट की भूमि कृषि के लिए साफ कर ली जाती है। और कृषि का बार बार बदलना, स्थान बदलना, इसी के कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि इस कृषि के प्रकारों में है। तो वाणिज्यिक कृषि जो जिसमें अधिक पूंजी लगती है और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये एकल फसल कृषि है। इसमें विस्तृत क्षेत्र पर एक ही फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इस कृषि का उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार, इसीलिए इसका नाम भी है वाणिज्यिक कृषि। इस फसल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर फसल उगाना, और उद्देश्य होता है व्यापार करने का। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें तैयार की जाती है? चाय है, गन्ना है, कहवा है, चावल है, रबड़ है। ये प्रमुख एक व्यापारिक फसलें होती है। प्रश्न क्रमांक 21, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है। ये ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। ये कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। विश्व के कई देशों में इन स्रोतों का उपयोग पानी गर्म करने, कारखानों में, रसोई घरों में तथा रोशनी करने के लिए उपयोग में किया जा रहा है। सबसे पहले बात करें सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधा बिजली में बदल दिया जाता है और इसका उपयोग रोशनी करने में, गर्म पानी करने में किया जाता है। दूसरा लेते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो प्राकृतिक ऊष्मा है, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो प्राकृतिक ऊष्मा है, प्राकृतिक ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका उपयोग कमरों को गर्म करने, बिजली बनाने में किया जाता है। तीसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, इससे तटवर्ती भागों में पवन चक्कियां चलाई जाती है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 22,
न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। न्यायपालिका की भूमिका विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करना, कानून व शासकीय आदेशों की न्यायिक समीक्षा करते हुए संविधान की रक्षा करना, और तीसरा बिंदु हो सकता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, और इसका अर्थ यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों को मानने पड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जिला अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह इस फैसले के विरुद्ध उससे ऊपर की अदालत में जाकर के अपील कर सकता है। और यदि वह ये भी समझे कि उच्च न्यायालय का भी निर्णय सही नहीं है, तो वह उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है। अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा के निम्नीकरण को रोकने एवं संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको मृदा के बारे में लिखना है कि मृदा सेल कणों तथा जैव पदार्थों का मिश्रण है। मृदा सेल कणों तथा जैव पदार्थों का मिश्रण है। ये धरातल के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। मृदा धरातल के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, और सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं इसी भाग में उगते हैं। मृदा को निर्माण को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? मृदा को निम्नीकरण के रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, और संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? मृदा के निम्नीकरण या संरक्षण करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो उपाय में हम लिख सकते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकती जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। तीसरा नंबर लिख सकते हैं समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अगला है लिख सकते हैं रक्षक मेखला। तटीय देशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है ताकि मृदा के संरक्षण किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतिहास का सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार को इतिहास का सबसे बड़े गोलीकांड माना जाता है, जो ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाही है। ब्रिटिश सरकार की जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाही देता है। करीब 102 साल के आसपास यह हत्याकांड, जिसमें 1650 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें लगभग सैकड़ों लोग मारे गए। संख्या आपको नहीं लिखनी है, सैकड़ों लोग मारे गए। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, और अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में ये हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त वे पदार्थ
जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के योग्य बना लेता है वह संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण 3 रूपों में कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। तो पहले रूप में है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से प्राप्त हो। प्रकृति से प्राप्त वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, वह जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में वो संसाधन आते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत, जिसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। इनमें से कुछ संसाधन असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसके उदाहरण ले सकते हैं। नवीकरणीय के बाद में है अनवीकरणीय संसाधन। ये वह संसाधन है जिनका भंडार है वो सीमित है, जिनके भंडार है वो सीमित है। एक बार उपयोग होने के बाद उसे नवीन नहीं किया जा सकता या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनमें हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। दूसरा जो प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में जिनका निर्माण लोगों द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जिनमें मशीनें, उपकरण, भवन आदि संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। और तीसरा जो बिंदु है वो है मानव संसाधन का, जिसमें लोगों की संख्या, योग्यता, गुणवत्ता मानव संसाधन कहलाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों में संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक क्षमता को बढ़ाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये अंतिम मॉडल प्रश्न पत्र है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथी विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।